बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क हैं, जिसकी वजह से हम नहीं सोच पाते बिज़नेसेस के, वो काफ़ी बिज़नेस शायद बंद भी हो जाते हैं। अगर किसी बात के बारे में तमाम पहलू पॉजिटिव हैं तो ये काम करना है, ये क्लियर है, ये कोई डिसीजन नहीं है। मैं इसे डिसीजन नहीं समझता। डिसीजन मेकिंग तब होती है जब किसी पहलू में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो मेरा मशवरा ये है तमाम ग्रेजुएट्स को कि आप उसे पेपर पे लिखें कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं। आपका कोई भी बिजनेस जो है उसके अंदर कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। ये दिन कभी नहीं आएगा जब आपकी 100% चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो तभी मैं काम शुरू करूँगा, फिर तो कभी शुरू नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइबरकास्ट। मुझे कहते हैं साद मीर। आज की एपिसोड बहुत ख़ास होने जा रही है क्योंकि ये एपिसोड हमने आपकी फीडबैक्स जो हमें मिले थे उसकी बुनियाद पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आपके फीडबैक्स क्या थे, आपके क्वेश्चंस क्या थे? मैं बात करूं ख़ास तौर पर ग्रेजुएट से और यंग स्टूडेंट्स से जिन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और शायद आपने वो रिपोर्ट देखी हो, जो इस बजट में भी वैसे बताया गया कि पाकिस्तान में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 6% है। ये सरकारी आदाद शुमार है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने कहा कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। यानी कि अगर ये 6% है तो ग्रेजुएट्स 18% है। और जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ उसी रिपोर्ट में एस्टिमेट्स 31% तक जाते हैं। तो आपका सवाल वैलिड है, इस पे बात होनी चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार भी नहीं हो सकता। उसके लिए भी शायद आप वर्ल्ड बैंक की जो लास्ट रिपोर्ट इश्यू हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जो 2020 में थी, उसमें पाकिस्तान 108वें नंबर पे था जहां बिजनेसेस के हवाले से बात होती है, उनकी रेडीनेस के हवाले से। खैर, उसके बाद वो रिपोर्ट ही बंद हो गई। वर्ल्ड बैंक पे एतराज़ात हो रहे थे कि वो रैंकिंग्स कैसे करते हैं, तो फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा हम वो रिपोर्ट बंद करते हैं। 2024 में उन्होंने बिजनेस रेडीनेस इंडेक्स एक जारी किया, उसमें भी मसाइल बताए गए। तो नौजवानों के सवाल हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, नौजवानों के सवाल हैं कि बिज़नेस नहीं किया जा सकता। तो हमारी टीम ने कहा कि कोई जवान बंदा ढूंढें जो सीरियर एंटरप्रेन्योर हो और सक्सेसफुली मल्टीपल बिजनेसेस भी चला रहा हो। तो उससे पूछ के देखते हैं कि वो कैसे बिज़नेस चला रहा है और एक से ज़्यादा बिज़नेस चला रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयद आदर बाबर जैदी साहब की, जो कि CEO हैं न्यू यॉर्कर पिज़्ज़ा के, और उसके अलावा मल्टीपल बिजनेसेस भी चला रहे हैं और सोसाइटी के लिए भी बड़े अहम काम कर रहे हैं। उस इन सब पर बात होगी। तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर। सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर स्केड्यूल। इतनी ज़्यादा आपने मुझे बताई एक्टिविटीज़ जो आपकी चल रही होती हैं डे इन डे आउट, तो उसमें से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं सर, इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर। और अगर कभी भी मेरे कोई नोट्स आपके सामने रखने से या कभी भी हमारे नौजवानों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सर, नौजवानों को पहले ये बताएं कि आप एयरफोर्स में भी थे। जी हाँ। तो एयरफोर्स में कितना अर्सा रहे, क्या किया, एयरफोर्स क्यों छोड़ी? सर मैंने 2006 में ज्वाइन किया था पाकिस्तान एयरफोर्स से और ओके। 2025 जनवरी में मैं रिटायर हुआ हूँ। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 19 ईयर्स बन जाता है। हम्म। और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में से कमीशन्ड ऑफिसर 18-19 साल काम करता रहा हूँ। फिर मैं बीमार हो गया था तो मेडिकल ग्राउंड्स पे मेरी कैटेगरी डाउन हो गई थी। देन आई रिक्वेस्टेड पाकिस्तान एयरफोर्स से आप मुझे अलाउ करें कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूँ, एंड वेरी काइंड ऑफ देम कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। हम्म। और जब मैं रिटायरमेंट के करीब आ गया और मैंने रिटायरमेंट प्रोसीजर इनिशिएट कर लिया तो देन आई हैड टू कम अप विद अल्टरनेट प्लान्स। तो हम्म। फिर ये जितना कुछ कारोबारी करियर आप बता रहे हैं ये हमने पिछले 1 साल के करीब करीब ड्यूरेशन में शुरू किया है। सर, एक बड़ा मशहूर हमारे इधर बड़े लोग जो हैं, बड़े लोग उम्र में जो बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं जिसने एक दफ़ा नौकरी कर ली उससे कारोबार नहीं हो सकता, और जिसने सरकारी नौकरी काइंड ऑफ कर ली तो वो कैसे कारोबार का सोच सकता है। तो मतलब आपने कैसे सोचा कि एयरफोर्स के तो बड़े डिफरेंट अदारे भी हैं, रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, आप तो कहीं भी सुकून से अपनी लाइफ मज़े से गुजार सकते थे, तो ये जो बिज़नेस में क्यों आए आप? सर मैं ज़ाहिर है पीएफ के अंदर भी रह सकता था। हम्म। पीएफ तो मैं परमानेंट कमीशन ऑफिसर, तो पीएफ चाह भी रही थी कि मैं रहूं। और हम्म।
जब मेरा इंटरव्यू हुआ और बातचीत हुई, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने आज से कोई 8-9 साल के बाद अपना करियर बाहर देखना है, तो जो एनर्जी लेवल मेरा अभी है वो शायद तब नहीं होगा। और कुछ तरबियत एयरफोर्स करती है, कुछ आपकी फैमिली करती है, कुछ आपके दोस्त तैयार करते हैं। तो जब आप एज अ पैकेज देखते हैं तो मुझे लग रहा था कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। और मेरा हमेशा से मानना है कि जहाँ पर भी चैलेंज होता है, जो आपने शुरू में सवाल भी किया कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है पाकिस्तान में कारोबार करना, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जहाँ पर भी चैलेंज होता है, wherever there is a challenge, there is an opportunity lying somewhere very close to it। और अगर कारोबारी टर्म्स में देखा जाए तो जो भी बंदा उस चैलेंज को फेस करेगा और उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर जाएगा, ही लर्न मनी। तो मैं उन चैलेंजेस को फेस करना पसंद करता हूँ। मेरा अपना एक तरीका है कि मैं उन चैलेंजेस को कैसे फेस करता हूँ, और मुझे लगा कि मैं इसे एज अ चैलेंज लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मैंने इसी डर से मल्टीपल प्रोजेक्ट इनिशिएट किए कि इनमें से कोई एक या दो चल जाएंगे। अल्लाह ने साबिल बनाया और अल्लाह ने बरकत पैदा की, वो तमाम के तमाम चल गए, तो मैं भी तमाम के तमाम को ही चला रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 8-9 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि अल्टरनेटिव कैरियर अगर मैंने बाहर बनाना है, तो यहाँ पे आपने बिजनेस सेट किए तो बड़े पैसे तो आए होंगे, पैसे हैं या नहीं इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बाहर पे मैं लफ्ज़ पे ज़रा फोकस करवाना चाह रहा हूँ। तो आप बाहर से मुराद मुल्क से बाहर भी तो कुछ ना कुछ कर सकते थे। सर मुल्क से बाहर तो बहुत आसान है करना। मैं एविएशन इंडस्ट्री में 18 साल मैंने नौकरी किया पाकिस्तान एयरफोर्स में, और मैं कहीं पे भी बाहर जाके जॉब करना चाहूँ किसी एयरलाइन में, कहीं पे भी, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, बहुत आसानी से जॉब मिल सकती थी। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि जॉब तो कर ली, अब सिर्फ ये चैलेंज भी नहीं था, आज रिटायर्ड हूँ, पेंशन भी आ रही है, तो ये कभी भी मसला नहीं था कि किचन चलेगा कि किचन नहीं चलेगा। वो तो एक अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी हुई थी, एयरफोर्स में जॉब भी करा, सर्व भी किया डेफिनेटली। अब मैं चाहता था कि मैं इस चैलेंज को इवैल्यूएट करूं कि ये जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है कि पाकिस्तान में जितने, जिस तरह आपने शुरू में बताया कि पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं एक ऐसी एग्जांपल सेट करना चाहता था कि हम तमाम बच्चों को और तमाम उन नौजवानों को कन्विंस कर सकें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये जज्बाती बात नहीं है वैसे? हाँ, जज्बाती लगती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक तो हुब्बुल वतनी फ़ौज आपको सिखा देती है। ठीक है, आपने जो किया, आप जब किसी मुल्क के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं तो मुल्क के लिए इतना बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि आप थोड़े बहुत मसले हों। थोड़े बहुत मसले हो। लेकिन मैं समझता हूँ सर कि आप इसको इमोशनली भी देख लें और आप इसको नंबर्स में भी देख लें। तो यू हैव अ लॉजिकल केस फॉर दिस। यस, अल्टीमेटली तो नंबर्स है ना। जो बंदा बाहर कमाने के लिए जा रहा है वो पैसे कमा रहा है, पैसे कमा के घर में भेज रहा है। लेकिन जो लोग बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे ज़ाहिर ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान में बैठ के जहाँ उर्दू में, पश्तो में, पंजाबी में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ नहीं पढ़ पा रहे। जहाँ घर जाते हैं तो वालदा अपने हाथ से रोटी खिलाती है, वहाँ नहीं पढ़ पा रहे। माँ ख्याल रख रही है, चाय पिला रही है, कॉफ़ी पिला रही है, नहीं पढ़ पा रहे। तो एक मुल्क से बाहर जाके जहाँ कहीं बर्तन धोने पड़ेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश में समझ नहीं आएगा तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में समझाएगा। हम समझते हैं वहाँ जाके बहुत अच्छा पढ़ लेंगे, शायद नहीं पढ़ पाते। पढ़ने के लिए तो जाते ही नहीं हम तो फ्यूचर बनाने के लिए जाते हैं। और वो फ्यूचर भी आप अगर देखें ना साद भाई, तो फ्यूचर क्या है, कोई वहाँ पे बर्तन धो रहा है, कोई वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, इतनी ऑड जॉब्स जो पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे हैं, शायद यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ रोटी कमा सकते हैं। और जो लोग अच्छे माइंड्स हैं, जो जाके ऑफिसर लेवल जॉब करते हैं, मैनेजरियल लेवल जॉब करते हैं, मैं उनसे भी ज़ाहिर है उनकी ये तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ हम कमाते हैं ना सर, अल्टीमेटली तो कमाते हैं अपनी फैमिली के लिए। मेरे लिए, मैं अगर अपनी बेगम, बच्चों के साथ, अपनी वालदा के साथ जो टाइम गुजार रहा हूँ, वो शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इससे कि मैं बाहर बैठ के, अकेला बैठ के कमा रहा हूँ और कमा के यहाँ पे भेज रहा हूँ, लेकिन ना मेरे साथ एटीएम खुशियाँ मशीन मनाने बन के लिए जाते कोई हैं ना है। लोग। अच्छा, ना खुशियों में कोई है, ना मेरे गम में कोई है, ना बीमारी में कोई है, ना दोस्त आ रहे हैं, तो क्या मैं कर रहा हूँ? अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो दुनिया में भेजा नहीं है। अगर सिर्फ पैसे कमाना मकसद होता तो शायद बाहर चला जाता। और अगर पैसे ही कमाने हैं तो मैं तो ये एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि वो पैसे भी आके कंपेयर कर लें। मैं अभी 9 अलग अलग कंपनियां चला रहा हूँ, 9 की 9 प्रॉफिटेबल है माशाल्लाह। और जो नंबर्स मैं यहाँ कमा रहा हूँ, शायद कोई बंदा बाहर जाके मैं इतना ना कमा पा रहा होता अगर मैं जॉब कर रहा होता। लेकिन क्योंकि ड्राइव ये थी कि मैंने अपने मुल्क में रह के कुछ करना है, और फिर जो भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, जो नतीजा पैदा कर रहा हूँ वो भी मुल्क के लिए कर रहा हूँ। आज मैं 400, कल मैं एक बंदा तनख्वाह लेता था, आज मैं सिर्फ 400 लोगों को तनख्वाह देता हूँ, एंड दिस इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर।
तो जो काबिलियत, और मैं तो बहुत एवरेज सलाहियत का आदमी हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं दुनिया में जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं उन तमाम को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक मरतबा ये अपॉर्चुनिटी को टैप करें, और अगर सिर्फ चैलेंज से घबरा कर जा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ दोबारा कि वेरेवर देयर इज़ अ चैलेंज देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी लाइंग वेरी क्लोज बाय। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वो चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी क्या है, और अगर आप वो अपॉर्चुनिटी टैप कर गए तो आप उस चैलेंज को ओवरकम भी कर लेंगे, और आप इंशाल्लाह अगर पैसे कमाने जा रहे थे तो पैसे भी कमा लेंगे, इज्जत कमाना चाह रहे थे तो इज्जत भी कमा लेंगे। अल्टीमेटली हम बिज़नेस की तरफ जाते हैं। बिज़नेस बनाने के लिए कुछ कैपिटल भी चाहिए होगा, टीम भी बनानी पड़ती है, और मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो आपको ज़्यादा बड़ी टीम भी चाहिए होगी, अकेले तो शायद नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले जो इंट्रो में हमने पहला सवाल रखा कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, इस हवाले से आपकी क्या टेक है कि जॉब्स वाकई नहीं हैं या जॉब्स कैसे ढूंढें, इस पे आप क्या कहते हैं? सर मेरा ये ख्याल है कि हम पहले अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें कि हम क्या करना चाहते हैं। सही है। और हम अपनी एक बेस लाइन डिफाइन कर लें कि यार दिस इज़ मस्ट टू हैव एंड दिस इज़ गुड टू हैव। हम मस्ट टू हैव को अचीव कर लें, मतलब बहुत तरीके से। मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा, मैंने आप अपना बैकअप बनाएं। अपने घर का किचन के लिए परेशान होना ज़रूरी है, आप तय कर लें। ख्वाहिशात का तो कोई एंड नहीं है, मतलब आप अगर अरबों रुपए भी कमा रहे होंगे तब भी आपको लगेगा कि कुछ कम है, थोड़े और होने चाहिए। तो यू हैव टू सेट अप अ लाइन। इसको मैं कहता हूँ कनात की एक लाइन लगानी चाहिए। क्या बात। और कनात की एक लाइन लगा लें, और आप कनात की लाइन लगा के डिफाइन कर लें कि ये मेरा बेयर मिनिमम है जो मुझे अगर मिल रहा है तो सब ठीक है। अब अगर वो अचीव करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, तो मेरी हिकमत अमली ये है कि मैं पेपर पे लिख लेता हूँ। ठीक है कि ऑप्शन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। चाहे 12 ऑप्शन बने, 12 के 12 ऑप्शन लिख लें। ठीक है। उन 12 ऑप्शन में फिर आप टेक दी ऑड वन, जो वीकेस्ट वन आउट, जो आपको लगे कि यार ये थोड़ा कमज़ोर है, उसे बाहर कर दें। ओके। करते 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 आप टॉप 3 ऑप्शंस पर आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, डुएबल हैं, मैं पैसे कमा सकता हूँ इनसे। उन तीनों में फिर मैं डीप डाइव कर देता हूँ। ठीक है। कंप्लीट होमवर्क करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव तमाम बातें फिर पेपर पे लिखता हूँ। ठीक है। और अब एक टर्म मैं यूज करता हूँ, ड्राई रन। ओके। मैं पेपर पे ड्राई रन करता हूँ कारोबार की, कि अब अगर ये जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाए तो मैं जनवरी में यहाँ खड़ा हूँ तो फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या होगा। मैं उसका ड्राई रन करता हूँ पूरे 1 साल का, और ड्राई रन करके देखता हूँ जो मुझे बेस्ट फिट आ रहा होता है उसे मैं ऑप्शन नंबर 1 कर देता हूँ, और मैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को भी साथ ही शुरू कर देता हूँ। करते करते अल्लाह ताला ने, और अगर आपके काम करने में कोई ना कोई नेकी शामिल हो जाए ना अल्लाह की तरफ से, मतलब कि जो मैंने 8-9 स्टार्टअप शुरू किए उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए मैंने सोचा। अच्छा। किसी ने मुझे आके अपॉर्चुनिटी दी कि यार ये करना है, और मुझे लगा कि यार इससे इसको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, और मैंने अपनी अकल के मुताबिक। कोई एग्जांपल अगर कोट कर सकें आप, मतलब एनोनिमसली बेशक कर लें, लेकिन सर बहुत सारी एग्जांपल हैं जितने भी बिजनेस है, क्योंकि एनोनिमस नहीं रहेगी। अच्छा। लेकिन जितने भी मैंने बिजनेस शुरू किए, मैंने उन तमाम कारोबारी दायरों के अंदर मैंने देखा कि मैंने एक इंडिविजुअल को मार्क किया कि इस इंडिविजुअल को अभी ये कहाँ खड़ा है, और अगर ये इस कारोबार में आ जाएगा तो कहाँ खड़ा होगा। अच्छा। फिर मैंने उसे पॉजिटिव नेगेटिव देख के अपनी इनपुट, अपनी समझ डाली, और हमने एक बिजनेस मॉडल बनाया। जो मैं काम करने में बहुत नालायक आदमी हूँ, मैं अपने हाथ से कोई काम नहीं करता। ये 8-9 जितने कारोबार हैं मैं खुद कुछ नहीं करता। जहाज तो खुद उड़ाते थे या काम एयरफोर्स के जो बाकी थे। जी, मतलब जाहिर है वो भी टीम थी ना। अच्छा। पूरी टीम होती है, एक बंदा तो कुछ नहीं कर रहा होता, वो भी पूरी टीम थी। तो अभी भी पूरी टीम होती है जो काम करती है, तो जो रिजल्ट होता है वो तो पूरी टीम देती है। मेरा काम ये है कि मैं बिजनेस मॉडल डिफाइन कर दूं, उसकी केपीआईज बना दूं, और केपीआई बना के उनको मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म बना के टीम के हवाले कर देता हूँ कि ये काम करना है। तो अब जब मैं वो पूरा बिजनेस मॉडल बना कर दे देता हूँ तो वो अपने आप चलना शुरू हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी डिसीजन आप करते हैं ना, उस डिसीजन की एक लाइफ होती है। अच्छा। तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि हर डिसीजन की एक लाइफ होती है, और मैंने रख देता हूँ कि ये हमने काम कर लिए, इसको हम 1 हफ्ते बाद रिव्यू करेंगे, इसको हम 1 महीने बाद रिव्यू करेंगे, और फिर रिव्यू करता हूँ। और जब मैं रिव्यू करता हूँ और मुझे लगे कि डिसीजन गलत है, तो मैं डिसीजन को रिव्यू करने में बिल्कुल नहीं शर्माता। अच्छा। मैं डिसीजन को दोबारा रिव्यू करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, फिर रिव्यू करता हूँ, फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ, और अपनी केपीआईज को इम्प्रूव करता रहता हूँ। और 5-6 महीने लगते हैं कि कोई भी बिजनेस मॉडल अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। सही। तो अगर आपकी केपीआईज ठीक है, आपकी इवैल्यूएशन ठीक है, तो आप बिजनेस में नंबर पैदा कर सकते हैं। आपने बड़े मज़े से ना, मैंने आपको पूछा कि स्टूडेंट्स को जॉब्स के बारे से बताएं, तो आपने इधर भी एंटरप्रेन्योरशिप ला दी,
और आपका जो जवाब था वो इसी के राउंड था कि ऑप्शंस लाओ और ऑप्शंस में वो अल्टीमेटली लीड करें। तो आप क्या ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो यूथ है हमारी, अगर उनको फॉर एग्जांपल जॉब नहीं मिलती तो वो इस तरफ आएँ, अपनी जॉब्स क्रिएट करें, मतलब अपने लिए खुद कुछ काम करें? सही कर सकते हैं। सर देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रूल्स को पढ़ाने में और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में अच्छे होते हैं। सही है, ठीक है। उनका काम है कि जो एक बना हुआ रूल है उनको दे दिया है, वो उसको पढ़ा सकते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करने में अच्छे हैं। जो इस सलाहियत के लोग हैं इनको जॉब करनी चाहिए, सही है। और जॉब ही तलाश करनी चाहिए। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं हमारी, ये रूल बनाए भी तो है ना किसी ने। सही है। कुछ लोग होते हैं जो उन रूल्स को बनाते हैं। अब जिन लोगों के अंदर ऐसी काबिलियत हो, मैं समझता हूँ उनको जॉब नहीं करनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। और उनको देखना चाहिए कि उनके पास इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में ही अगर आप देखेंगे ना और इवैल्यूएट करेंगे, थोड़ा दिमाग तसल्ली करके अपनी मस्ट टू हैव रिक्वायरमेंट पहले पूरी कर लें। ठीक है। किचन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तब तक के लिए जॉब करें। फिर आप इवैल्यूएट करें कि अब चाहे दिन का 1 घंटा मिलता है, उस 1 घंटे में अपने आप के लिए टाइम दें और अपने आप को सोचें कि मैंने अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट पैदा करनी है और अल्टीमेटली मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। सही। इन लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। और जब ये लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो ये एक बंदे की जॉब की जगह हो सकता है कि ये बहुत सारों को जॉब दे रहे हो। सही है। लेकिन पाकिस्तान में या दुनिया में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है। तो ये कैपिटल नहीं होगा तो फिर तो बेचारे को जॉब ही करनी पड़ेगी, या कैपिटल का क्या करें? यकीनन होगी, लेकिन जब वो देखेगा तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस वक्त माशरे में, चाहे आप उनको इन्वेस्टर कह लें, चाहे कोई भी कह लें, आप अपॉर्चुनिटी उनके सामने जाके मशवरा डिस्कस करें। अगर आपके आइडिया के अंदर जान है तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। आप उनको पार्टनर लेके रख सकते हैं। और अगर इससे बाहर दुनिया में चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो तो बैंक्स दे देते हैं लोन, बैंक्स दे बड़े देते हैं। आसानी मतलब से। आपको यहाँ कारोबार पे तो करने नहीं के देते, लिए यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है। सरकार को बस देते हैं कि सरकार सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देती है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करे। ये जो आपने आइडिया की बात की, तो इसमें मेरे ख्याल से एक चीज़ जो हमारी मिसिंग लिंक यहाँ पे रहती है, वो आइडिया तो ये जो चाय के होटलों पे तो बहुत डिस्कस होता है। हम हर रोज़ जो है रात को जो दोस्त जमा होते हैं, चाय पीते हैं और चाय पे डिसाइड करते हैं। कोई कहता है जी ये कोयटा होटल खोल लेते हैं, कोई कहता है ये कर लेता है, लेकिन वो कभी भी आइडिया जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाता। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कि वो कौन से स्टेप्स मिसिंग है जिसकी वजह से वो आइडिया जो है, जो जिस पे थोड़ी बहुत डिस्कशन भी होती है, वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन में नहीं जाता वो? इसमें मैं 2 पहलुओं से जवाब देना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिन लोगों के पास तो कैपिटल नहीं है वो तो इवैल्यूएट कर लें। हो सकता है कि उन्होंने किसी ना किसी टर्म्स में कैपिटल रखा हो, किसी ने लैंड की टर्म्स में रखा होगा, किसी ने ज्वेलरी की टर्म्स में रखा होगा, किसी ने कोई ना कोई शक्ल में रखा होगा। तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप उन सब को एक जगह पे जमा करें और आप देखें आपके पास एक्चुअल एसेट क्या है, और आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। छोटे काम से शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको शुरू में नहीं चाहिए, नंबर 1। और जिन लोगों के पास अब ये मॉडल अरेंज हो गया है किसी न किसी दायरे में, उनके लिए मेरा मशवरा ये है, या जो मेरी प्रैक्टिस है, कि मैं अपने सोचने में और करने में बहुत गैप नहीं देता। ओके। जब मैं सोच लेता हूँ कि ये काम मैंने करना है और वो मेरे पेपर के ड्राई रन में वो टेस्ट पास हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं अपना होमवर्क मैं पूरा करता हूँ, बहुत डिटेल में करता हूँ। ओके। जब मैंने होमवर्क कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं गैप नहीं दूंगा इम्प्लीमेंटेशन में। मैंने अब सोच लिया है, पेपर ने मुझे ग्रीन दे दिया है, अब मेरी इम्प्लीमेंटेशन में और सोचने में गैप नहीं होगा। तो आप जब गैप दे देते हैं ना, तो वो डर और खौफ आपके अंदर और तारी हो जाता है और फिर आप काम नहीं कर पाते। तो आपको करना चाहिए। ग्रेट एडवाइस। एक आखिरी इसके अंदर पहलू ये है कि जब हमारे साथ कोई चैलेंज होता है ना और हम डर जाते हैं, मैं उस चैलेंज को ब्रेक कर लेता हूँ। ओके। चैलेंज को ब्रेक करने से, जो मैंने कहा ना, wherever there is a challenge there is an opportunity also, आप उस चैलेंज को ब्रेक कर लें इनटू पार्ट्स, तो आपको पता लगेगा कि अल्टीमेटली आप बहुत डर रहे थे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखें क्या हो जाएगा। जितने भी उसके चैलेंज लगते हैं कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मैं उनको लिख लेता हूँ और फिर मैं इनको इनटू पार्ट्स ब्रेक कर लेता हूँ कि ओके ये 5 कंपोनेंट बन गए, तो पहला कंपोनेंट इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देन आई प्लान फॉर इट। ठीक है। और जब मैं उस एक चैलेंज को किसी तरह, मैं तो ये वजह है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा, नहीं ये वजह नहीं है, ये तो खैर है, मैनेजेबल है। तो जो भी एक्शन लिया जा सकता है उस चैलेंज को इम्पैक्ट कम करने के लिए, मैं वो चैलेंज के लिए एक्शन लेता हूँ। काइंड ऑफ रिस्क मैट्रिक्स बना देते हैं आप।
रिस्क मैट्रिक्स बना लेता हूँ और इनटू पार्ट्स ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है। जब आप इनटू पार्ट ब्रेक कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ से, तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो वो जो ठीक है। फियर की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। ओके। और आप उस एक चैलेंज को, अभी मैं बाकियों को नहीं सोचता, उस एक को प्लान आउट करता हूँ, फिर अगले को प्लान आउट करता हूँ, फिर अगले को प्लान आउट करता हूँ, और अगर ओवरऑल मुझे लगे कि यार ओवरऑल इम्पैक्ट कम हो गया है, मैं वो काम कर लेता हूँ। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं सर। लीडरशिप या टीम भी डेवलप करनी होती है, और ख़ासतौर पर अगर मल्टीपल बिजनेसेस हैं, या जैसे आप जो फूड आउटलेट है उसके मल्टीपल आउटलेट्स होंगे, सॉरी फूड बिजनेस में, तो टीम कैसे डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में भी ओवरऑल आप मार्केट में बात करें, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि कोई मेहनती किस्म के रिसोर्सेज नहीं मिलते, और कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता, राइट। उसका दे यूज द वर्ड कि एक तो मेहनती का वर्ड यूज़ करते हैं और स्किलफुल का वर्ड यूज़ करते हैं, कि ये रिसोर्सेज पाकिस्तान में नहीं मिल रहे। तो आपने कैसे बिजनेसेस डेवलप किए, या आपकी क्या इसमें साइंस है कि आप किस साइंस के तहत लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं? सर साइंस है, मतलब मेरी अपनी एक थ्योरी है इसमें। मैं समझता हूँ कि लीडरशिप पर मैं काम करता हूँ, ओके। और मैं टीम बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा, मैं कोई काम खुद तो करता नहीं हूँ, सारा काम मेरी टीम करती है। मैं टीम सेलेक्ट करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखता हूँ। नंबर 1, मैं ये समझता हूँ कि हम में से हर बंदा एक एनर्जी रेडिएट करता है। ओके। मैं भी एक एनर्जी रेडिएट करता हूँ, आप भी करते हैं, हर बंदा एक एनर्जी रेडिएट करता है। अब वो एनर्जी या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। कुछ लोगों से मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती है, ये वो लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों से मिलके इतना अच्छा नहीं लगता है, आप समझ जाएं कि वो कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं आपके कारोबार के लिए। तो पहली बात ये कि मैं उन लोगों को अपने करीब रखना पसंद करता हूँ जो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। सही है। पहली बात होगी। जब पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग मैंने जमा कर लिए, अब मैं आई प्रेफर राइट पीपल फॉर माई टीम, नॉट द बेस्ट पीपल। अच्छा, ये डिफरेंस है इसमें? बहुत डिफरेंस है। मतलब द बेस्ट पीपल आर एट टाइम्स नॉट राइट फॉर यू टीम। अच्छा। मतलब एक बंदा है जो 10 आउट ऑफ 10 है टेक्निकल कॉम्पिटेंस में, लेकिन शायद विद नेगेटिव एनर्जी हो, आई विल नॉट टेक हिम। आई विल प्रेफर समबडी हु विल बी 8 आउट ऑफ 10 बट विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ओके। तो आई टेक राइट पीपल इन माई टीम विद पॉजिटिव एनर्जी। और अब जब ये लोग जमा हो जाते हैं, तो यू आर दी सम एंड एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। तो अब आप उस फिलॉसफी के तहत जब ये लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो आप इकट्ठे बैठ के इनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, आप इनको एक प्रॉब्लम देते हैं, उसमें अपनी इनपुट देते हैं, और उनकी इनपुट को मैं लेता हूँ। एंड देन देयर इज एन आर्ट ऑफ लिसनिंग इन दिस। हम में से ना बहुत प्रॉब्लम हमारे लीडर्स का ये है कि हम अपनी राय, अभी पहली बात पूरी सुनी नहीं होती, राय बना लेते हैं कि नहीं ये नहीं करना। अच्छा। आपको अपने बंदों की बात पूरी सुननी चाहिए। एट टाइम जब आप पूरी बात सुनते हैं, तो वो वही कह रहा होता है जो आप कहलवाना चाह रहे होते हैं। अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी उस टीम के अंदर ओनरशिप पैदा करूँ, जो भी काम वो कर रहे हैं उनके मशवरे से करूँ, उनसे मशवरा लेता हूँ, उनके मशवरे के अंदर सवाल पैदा करता हूँ कि मेरे जहन में ये क्यों आ रहा है, उनके जहन में ये क्यों आ रहा है। और जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये काम करना है, तो टीम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। तो आई टेक राइट पीपल इन माई टीम, पीपल विद द पॉजिटिव एनर्जी, एंड देन आई लेट देम स्पेंड टाइम विद ईच अदर, और देन दे कम अप विद अ टीम। एक ऐसी टीम बन जाती है जो नताइज पैदा करती है। ये मेरा फार्मूला है टीम बनाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीमों में ये कामयाब रहा है। और जो सवाल का दूसरा पहलू है कि लोग काम नहीं करते, मेरा ख्याल ये है कि हम उनको उस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाते। अब मेरी हर टीम के अंदर मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि अगर मेरा बिजनेस मॉडल रिजल्ट ज़्यादा देगा, तो उनका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो वो फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन का एक मॉडल है कि जो मेरे टीम लीड्स हैं वो तमाम मेरे साथ इस तरह से पार्टनर्स हैं कि अगर मेरा बिजनेस नंबर ज़्यादा, दे विल गेट मोर। ओके, सही है। मतलब सारा आप अपनी जेब में नहीं रख रहे जी, ऐसे ही है जी। अच्छा, लेकिन इस मॉडल पे एक मसला नहीं हो सकता फ्यूचर में कि आपने कहा कि आप पॉजिटिव एनर्जी या सम ऑफ 5 बंदों की बात की, तो जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे बिजनेसेस, तो आप हर बंदे को खुद तो हायर नहीं कर सकेंगे। मैं सिर्फ टीम लीड को अपने साथ रखता हूँ। अच्छा। मैं अपनी टीयर, जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, नीचे बेशक नेगेटिव एनर्जी वाले हो, नहीं, वो कैसे इंश्योर करेंगे? वो अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी वाले बंदे ढूंढेंगे। अच्छा, ठीक है। और वो अपने लिए ढूंढेंगे, तो एक चेन बना रहे हैं, चेन बन जाती है। ठीक है। ओके।
इसका कोई मीटर होता है कि कैसे जज करेंगे ये पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, या जब आप ये ढूंढना शुरू करेंगे तो पता खुद चल जाएगा, लाशऊर में कोई ऐसी चीज़ है, या ये मिल के ये पता चल शऊरी जाएगा, चीज़ है? मिल के पता चल जाएगा। जब आप मिलेंगे ना, 2-4 सही। दफ़ा बातचीत करेंगे। मैं जल्दी में फैसले नहीं करता। अभी आप अगर कह रहे थे मैंने प्रोग्राम आप फौरन एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब कौन से फैसला फैसले? हो जाता है, अच्छा जब फैसला हो जाता है तो एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं देता, अच्छा, ठीक है। लेकिन फैसला मैं जल्दी में नहीं करता। अपना होमवर्क मैं पूरा करता हूँ, इंडिविजुअल को इवैल्यूएट पूरा करता हूँ, पेपर पे उसका होमवर्क करता हूँ। जब ये तमाम इशारे पॉजिटिव हो जाते हैं, डिसीजन हो जाता है, अब एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं देता। सही है। रिस्क पे बात कर आपने की, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेसेस के बहुत रिस्क हैं सर। इंटरनेट सही चलता नहीं है, पीस के मसाइल हैं। मैं एक दफ़ा कंप्लाइंस लिस्ट बना रहा था अपने एक क्लाइंट के लिए कि बस ये सर्टिफिकेशनें कर लें, ये लाइसेंसेस ले रहे हैं, ठीक है। और वो फिर था, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड हम रखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो जो कंसर्न बंदा है उसको ईमेल चला जाएगा, ट्रिगर चला जाएगा, और वो उस पर लाइसेंस वगैरह पे काम कर देगा, रिन्यूअल करवा देगा। 2 पेजेस की वो कंप्लाइंस की काइंड ऑफ लिस्ट बनी, और 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पे तो वही चीज़ फेडरल में भी है, वही प्रोविंस में भी, और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद दोनों में ऑपरेट कर रहे हैं तो यू आर डीलिंग विद मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज या इंस्टीट्यूट्स। अच्छा, वो बड़े मज़े से लिस्ट बनाई, और मैंने कहा बड़े मज़े की लिस्ट बन गई है। उसके बाद साहब एक आए, उन साहब ने कोई 1880 का कोई रेफरेंस दे के किसी कानून का जुर्माना कर दिया उस आउटलेट पे। तो बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क हैं, जिसकी वजह से हम नहीं सोच पाते बिजनेसेस की। वो काफ़ी बिजनेस शायद बंद भी हो जाते हैं। तो इनको एक तो आपने तरीका बताया कि ब्रेक डाउन करें या चंक करें, लेकिन ये आप माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, मैक्रो लेवल पे और एक जनरल ऑडियंस को आप बताना चाह रहे हैं कि कैसे इन रिस्क के बारे में हम सोचें, इनको टैकल करें, इनको हैंडल करें, या बस ठीक है कुछ नहीं, प्रॉफिट अपना कम कर लें। सर, अपनी कैलकुलेशन का पार्ट बना लें। सही है। ये जो एक सर्टेन परसेंटेज मैं अपनी बिजनेस एवेल्युएशन करते हुए एक फिगर रख लेता हूँ कि ये इतने % डेविएशन हो सकती है, या इतनी एफर्ट मेरी यहाँ पे लगेगी, और वो मेरे इनिशियल होमवर्क का पार्ट बन जाती है। जब वो इनिशियल होमवर्क में वो वाली परसेंटेजेस केटर हो गई होती हैं, और फिर भी पेपर मुझे पॉजिटिव बता रहा होता है, फिर मैं उस पर भी एक फैक्टर 0.8 का लगाता हूँ कि जिस तरह मैं पेपर पे देख रहा हूँ एक्चुअली उस तरह नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको 0.8 का एक और फैक्टर लगा लेता हूँ, फिर भी मुझे लगे कि वो पॉजिटिव बन रहा है, तो दैट इज व्हेन आई स्टार्ट द बिजनेस। ओके, सो इट इज पार्ट ऑफ माय होमवर्क। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सेगमेंट, क्योंकि हमने स्टार्ट स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स की पर्सपेक्टिव से किया। बहुत से ग्रेजुएट्स नॉन बिजनेस उनका होता है स्टडीज़ का, मतलब बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता, या बिजनेस स्टडीज़ नहीं की होती। तो ये जो आप बात करें ना कि डॉक्यूमेंट करें और उसको फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकें कि ये कैसे करें, वो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में या बिजनेस इंडिकेशन में, कि एक दूसरा एक बड़ा मशहूर है पेस्ट एनालिसिस करें जी, स्वॉट एनालिसिस करें, काइंड ऑफ। तो आप वही चीज़ बात कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट बात कर रहे हैं? सर, ये सारे शॉर्ट एनालिसिस और ये सब कुछ उसमें आ ही जाता है, लेकिन मैं बहुत कॉमन अल्फाज में ये बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी ग्रेजुएट कोई काम करना चाहता है, वो उसको लिखे। डिसीजन मेकिंग एक्चुअली कैसे होती है? मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग तब होती है जब किसी पहलू के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो। ठीक है। अगर किसी बात के बारे में तमाम पहलू पॉजिटिव हैं, तो ये काम करना है, ये क्लियर है, ये कोई डिसीजन नहीं है, मैं इसे डिसीजन नहीं समझता। अगर किसी पहलू के बारे में तमाम बातें नेगेटिव हैं, तो ये काम नहीं करना है, ये भी क्लियर है, ये भी डिसीजन नहीं है। डिसीजन मेकिंग तब होती है जब किसी पहलू में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को लिख लेता हूँ। इसी तरह कोई भी कारोबार में भी लिख लेता हूँ। अब मैं इनको वे करता हूँ। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो मैं तय कर लेता हूँ कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं उनके नेगेटिव को एक एक करके, जिसको मैंने कहा ना, मैं ब्रेक कर लेता हूँ, चुन चुन के मारता हूँ उसको। मैं उन एक एक को प्लान करता हूँ। ठीक है। अब उन नेगेटिव्स को प्लान करने का मतलब ये है कि कोई भी पहलू नेगेटिव हो रहा है तो मैं उसको प्लान करूंगा कि इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए क्या हो सकता है। मैं वो तमाम बातें प्लान करके उन एक्शन को, जब इनके तमाम नेगेटिव पहलुओं को कम करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, तब मैं इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ कोई डिसीजन। ठीक है। तो ये मेरा, इसको मैं कहता हूँ प्रोएक्टिव अप्रोच। तो मेरा डिसीजन मेकिंग का आर्ट ये है। इसी तरह मैंने जब कोई डिसाइड करना है कि मैंने एक बिजनेस करना है या मैंने नहीं करना, तो मेरा मशवरा ये है तमाम ग्रेजुएट्स को कि आप उसे एक पेपर पे लिखें कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं। आप ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, आप कोई एकेडमी खोलना चाहते हैं, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं,
आप ये देखें कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, जो काम आप करेंगे तो मार्केट के अंदर आप कुछ नया लेकर आ सकते हैं। ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस जो है उसके अंदर कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। आप अपना यूएसपी तलाश करें कि ये जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ इसमें यूएसपी क्या होगा, मैं कैसे बेच पाऊंगा ये। इसका मार्केट में कंपटीशन क्या है, इसका ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या कहती है, कोई ऐसा पहलू है मार्केट के अंदर जो अभी तक अनटैप्ड है, मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। जब आप पेपर पे तमाम बातें लिख लें, पॉजिटिव नेगेटिव लिख लें, फिर आप अगर खुद समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पहली दफ़ा में किसी के साथ जाके मशवरा कर लें और किसी बड़े को, जो भी आपके इनर सर्कल में, करीब सर्कल में हो, जिससे जाके आप मशवरा कर सकते हैं, आप उससे मशवरा करें कि मैं ये करने जा रहा हूँ। मशवरा बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात की, मशवरा करना ज़रूरी है। इसको शायद जदीद अल्फाज में मेंटोरशिप कहते हैं, मेंटोर ढूंढें, लेकिन वो मेंटोर ऐसा होना चाहिए ना कि वो जैसा होता था वो नहीं, तेरे को तो नहीं हो सकता, वो वाला मशवरा, ये मशवरा ठीक है, या वो हो जो थोड़ा सा कहे जी कि अच्छा इसकी ये पहलू भी देख लें, ये भी देख लें। और ऐसे बंदे तो बड़े नायाब हो गए हैं सर मार्केट में। कितने नायाब हो गए हैं, लेकिन अगर आप ये पहली बात पिक कर गए ना, ब्रेक डाउन करने वाला चैलेंज हो, तो जब आप ब्रेक डाउन कर लेगा वो बच्चा, तो वो ये देख पाएगा कि ये क्या चैलेंज है। हर चैलेंज में हो सकता है मशवरा अलग बंदे से करना हो, ठीक है। फिर उस चैलेंज से मुतालिक वो मशवरा करने के लिए रिस्पेक्टिव बंदे के पास जाके मशवरा कर ले। और ये दिन कभी नहीं आएगा जब आपकी 100% चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो तभी मैं काम शुरू करूँगा, फिर तो कभी शुरू नहीं होगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव देख लें, इम्पैक्ट कम करने के लिए प्लान कर लें, फिर अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करें, सही है। तो काम करने से भी काम के अंदर बरकत आ जाती है। और अगर आपकी नीयत अच्छी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो नेक नीयती से कर रहे हैं, माशरे के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ करने जा रहे हैं, तो बरकत अल्लाह ताला भी पैदा फरमा देता है। ये क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और ये जो आपने बात की, स्टार्ट भी आपने वहाँ से की कि मतलब क्या कमा लेंगे, और जो मैंने आपसे बात की कि जज्बातियत वाला आंसर आपने माशाल्लाह बड़ा उसको तरीके से एड्रेस भी किया, और अभी आपने आखिर में बात की कि माशरे के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। तो ये माशरे के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होती है रियल टर्म में, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स आ जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स आ जाती है। कुछ अगर आप सरकार से पूछेंगे, सरकार के का अच्छे शहरी हैं, ठीक है, कानून नहीं तोड़ते, तो आप माशरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अच्छे पड़ोसी हैं, ठीक है, तो आप माशरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेस्टर्न साइड पे आप चले जाएं तो वो कहते हैं कि इफ़ यू आर गुड फॉर योर, इफ़ यू आर अ गुड फादर तो यू आर अ गुड पर्सन। मतलब तो इसकी डोमेन कैसे डिफ़ाइन होती है, और कंट्रीब्यूशन आपने जब डोमेन डिफ़ाइन कर ली तो वो कैसे होगी? सर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई एक शख्स है जो एक बंदे का ख्याल अपने लिए तमाम मामलात ठीक कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, यकीनन अच्छा बंदा है और कुछ ना कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अगर एक उससे बदले में अगला बंदा है जो अपने पूरे ख़ानदान का ख्याल रख रहा है और उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, तो शायद ये पहले से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और अगर कोई एक बंदा है जो पूरे मोहल्ले के लिए सोचता है तो ज़ाहिर है वो दूसरे से बेहतर है, और अगर कोई बंदा है जो पूरे मुल्क के लिए सोच रहा है वो तीसरे से बेहतर है। थ्योरेटिकल बात है। इसी तरह हम अगर अपने साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर हम उन तमाम लोगों के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये हमारा एक माशरे के लिए वैल्यू एडिशन है। और अगर अल्लाह ने हमें काबिल बनाया है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे किसी और का रिस्क भी चल रहा है, तो ये हमारी माशरे के लिए वैल्यू एडिशन है। तो हमें चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे ज़रिए से हम पूरे माशरे के लिए, इंसानियत के लिए कोई ऐसा मॉडल बना सकते हो कि उनके मसाइल को हल करें। हमारा मेन एम ये है कि हमने उनके मसाइल को हल करना है। और आज का मसला मईशत का है, फाइनेंशियल है। तो आज जब मैं कहता हूँ कि मैं 400 लोगों को तनख्वाह दे रहा हूँ, तो एक्चुअली वो 400 ख़ानदान है। हमने अभी रिसेंटली एक वेमेन एम्पावरमेंट पे आउटलेट बनाई। अगर आप वेमेन एम्पावरमेंट पे आउटलेट बनाएं जिससे तमाम एम्प्लॉइज़ ख़वातीन हैं, आप देखें एक माँ को जब आप घर से वो अपने पाँव पे खड़ा कर देते हैं तो उसकी पूरी जनरेशन खड़ी हो जाती है। तो आप वैल्यू एडिशन के लिए अल्लाह ताला दरवाजे खुद ब खुद खोलते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें वो ऐसा हो जो माशरे के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता हो, बाकी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और जो मतलब आपका काइंड ऑफ पिछली एपिसोड में बात की हमारे गेस्ट ने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की, कि जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उस पर फोकस करें, तो ये काइंड ऑफ वही है। लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप डायरेक्टली ऑडियंस से भी बात कर सकें या कोई मैसेज देना चाहें, लेकिन उसमें क्योंकि यू आर अ बिजनेसमैन तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो कहते हैं ना कामयाबी, तो ये कामयाबी कैसे डिफ़ाइन होती है, या क्या कामयाबी है? मतलब आपके लिए कामयाबी क्या होगी कि आपने फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान में कोई अपने 2000 आउटलेट्स खोल दिए, दिस इज़ दी कामयाबी,
या आप बिलियनर हो गए तो दिस इज़ द कामयाबी। मैं एक समझना चाह रहा हूँ कि कामयाबी असल में कैसे डिफ़ाइन होगी, और ऐसी कामयाबी जो शायद मुल्क भी उस पे खुश हो रहा हो। सर मेरा ख़्याल ये है कि आपको ना अपनी लाइफ के अंदर एक कंप्लीट बैलेंस बरकरार रखने की ज़रूरत होती है। फैमिली लाइफ, पेरेंट्स आप किस तरह डील करते हैं, फैमिली के साथ आप कितना टाइम गुजार पाते हैं, बच्चों को कैसे देखते हैं, इन तमाम बातों के साथ कामयाबी नंबर्स नहीं है। ओके। सबसे पहली बात है, आप अगर कोई बंदा ये सोच ले कि मैं कितने पैसे कमा लूँगा ये कामयाबी है, ये कामयाबी नहीं है। इज़्ज़त कमाना कामयाबी है, पैसे कमाना नहीं है। ओके। कोई बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश कर देना कामयाबी है, वन टाइम कोई चीज़ अचीव कर लेना नहीं है। किसी बंदे की मदद करना है, एक दफ़ा पैसे दे देना कामयाबी नहीं है। ऐसा मॉडल बनाना कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, ये कामयाबी है। तो हमारी तवज्जो इज्तिमाइयत की तरफ होनी चाहिए, माशरे की तरफ होनी चाहिए। कुछ हम ऐसा कर पाएँ कि माशरे के अंदर और सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आप पर डिपेंडेंट ना हो। मेरे जितने भी बिज़नेस मॉडल हैं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई काम रुका नहीं होगा। और मैं अपने लिए ऑपरेशंस का मेरे हाथ में कोई काम है ही नहीं। इट इज़ द टीम दैट वर्क्स। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बहुत आइडियलिस्टिक हो जाते हैं ना कि 100% जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ही हो, ऐसा नहीं होता है। फिर आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। मैं उससे 95% भी खुश हो जाता हूँ। लेकिन हर काम में खुद चीफ प्रॉब्लम सॉल्वर मैं नहीं बनता। मैं लोगों को, टीम को काम करने के लिए देता हूँ कि वो काम करें और रिजॉल्व करें, और मॉनिटर करता रहता हूँ अपने दायरे के अंदर कि उसे कैसे मॉनिटर करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि कामयाबी जो है वो इज़्ज़त कमाना है, वो फैमिली को रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, टाइम देना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने वालिदैन का रिस्पेक्ट करना है। और आखिरी मैसेज मैं अपने तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं देना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। ये जो हमारे वालिदैन के हाथ आज कांपते हैं ना, जो पाँव लड़खड़ाते हैं, मैं हर जगह ये बताता हूँ कि वो इसलिए लड़खड़ाते हैं क्योंकि उनके जब खाने का वक्त था तो उस टाइम पे उन्होंने अपने सारे निवाले हमारे मुंह में डाल दिए। आज ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। कल मैं एक जगह पे एक बात कर रहा था कि अगर हमें कभी समझना हो ना कि हमें अपने वालिदैन की कितनी इज़्ज़त करनी चाहिए, तो हमें एक ख़त लिखना चाहिए। और आप ख़त लिखें अपनी वालदा को, और वो ख़त आज ना लिखें जहाँ पे आज आप खड़े हैं। वो ख़त शुरू करें जब आप माँ के पेट में थे, और आप लिखें कि जब वालदा को लिखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया और आज हम क्या समझते हैं। जब वो हंसती थी तो हम हंसते थे, वो खाती थी तो हम खाते थे, वो सांस लेती थी तो हम सांस लेते थे, वो रोती थी, वो डरती थी तो हम डर जाते थे। फिर अपने आप को बड़ा करें कि जब हमें बैठना नहीं आता तो हमें बैठना उन्होंने सिखाया, हमें खाना उन्होंने खिलाया। फिर आप इमेजिन करें कि वो, हम बोलने नहीं जानते थे, फिर भी वो समझ जाती थी हमारे रोने से कि हमें अब क्या चाहिए। आज फिर अपने आप को बड़ा करें, हमें स्कूल डांट के, मार के, जिस तरह भी स्कूल भेजा, पढ़ाया, लिखाया, तो आज हम यहाँ बैठे। आज अपनी कामयाबी को हम अपनी कामयाबी समझते हैं? एब्सोल्युटली नो सर, हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी ये, हम जो कुछ हैं वो पूरी फैमिली, वालदा, वालिद साहब, उन सब, उन बहनों की दुआओं के साथ, भाइयों की गाइडेंस के साथ, वो पूरी फैमिली, वो दोस्त यार ना होते आज हम यहाँ ना होते। तो जब हम बनने में इस पूरे मुआशरे का इतना कंट्रीब्यूशन है, उन असातिज़ा किराम का कंट्रीब्यूशन है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है उनके लिए। और जो लोग ये सुन रहे हैं और जो इतने खुशकिस्मत हैं कि उनकी वालदा है, वालिद साहब अभी हयात है, वो ये ख़त लिखें और एक्चुअली जाके उनको दें। और जब वो ख़त पढ़ेंगे और जो उनकी आंखों में आंसू आएंगे ना सर, और जो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, ये कामयाबी है कि आप उनको ये बताएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। और ये तमाम बातें पैसों से नहीं आती हैं। ये वो जो खुशी उनको महसूस होगी ना, आज हमारे पेरेंट्स को हमसे पैसे नहीं चाहिए, हमारा टाइम चाहिए, हमसे रिस्पेक्ट चाहिए। और जब आप इसी तरह इसी बात को पूरे मुआशरे पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा मुआशरे को अदल चाहिए, अमन चाहिए। मतलब हमें मुआशरे को पैसे नहीं चाहिए, पैसा एक सेकेंडरी पहलू है, लेकिन आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों के साथ मिलते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की कामयाबी है। मेरा ख्याल है। लवली प्लेस टू एंड द प्रोग्राम। माशाल्लाह। लोगों का शायद ख्याल था कामयाब बिजनेसमैन आया है तो पैसों के बारे में बताएगा, लेकिन मेजर चीज़ ये है कि इम्पैक्ट काउंट होता है कि आप क्या इम्पैक्ट माशरे में ला रहे हैं। और
Thank you very much once again for your time, sir, and sharing Sure, insights straight from your heart, I believe. आखिर में तो आपने आवाम को रुला ही दिया। जो वालिद साहब हैं जो सुन रहे हैं अक्सर वो कहेंगे यार हमें नहीं ख़त लिखना तो हमें आप साइड पे करेंगे। लेकिन सर जोक्स असाइड, थैंक यू वंस अगेन। इंशाल्लाह और बहुत सी चीज़ें हैं जो कवर हो सकती थी, पर टाइम शॉर्ट होने के बाद हम आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो हमारी साइबरकास्ट की थीम चलती आ रही है, मैं हमेशा हर एपिसोड के एंड पे कहता हूँ कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। तो आपने ये देखा कि आज आदिल साहब ने कैसे कुछ कोलैबोरेशंस का बताया कि कोऑपरेटिवली आप कैसे सोसाइटी आगे डेवलप कर सकती है। एक चीज़ जो उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि आप ये देखें कि विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन कैसे हो सकती है। और मुझे वो बात बड़ी पसंद आई कि वक्ती किसी की ज़रूरत पूरी कर देना अच्छी बात है, लेकिन बेहतर तो ये है कि उसकी ताहियात जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हों। और इसमें एक जो आखिर में बड़ी इन्होंने इम्पैक्टफुल बात की कि एक ख़ानदान जैसे एक कामयाब शख्स बनाता है तो बहुत से ख़ानदान मिलके एक बहुत कामयाब माशरा भी बना सकते हैं। तो सैडली हमारा फोकस वहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। हम ये समझते हैं कि बस पैसा कमा लिया और पीछे भिजवा दिया, पीछे वाले भी खुश, हम भी खुश, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा। एपिसोड को कमेंट करके अपने क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। हम क्वेश्चंस आदिल साहब को भिजवा के उनसे जवाब भी ले लेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा लाइक कमेंट जो मेरी टीम कहती होती है आप कहते नहीं है वो भी प्लीज़ कर दें। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।